नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। हम विश्रुतचरितम् की यह श्रृंखला चला रहे हैं। आज उसका ये 7वां भाग है। हमने पिछले भाग में देखा कि विहारभद्र जो राजा का मुँह लगा सेवक है और जो कुमारावस्था से ही राजा के साथ है, वो किस प्रकार से राजा को कुमार्ग में प्रेरित कर रहा है और सुमार्ग से हटाने की कोशिश कर रहा है, सन्मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो वसुरक्षित नामक वृद्ध मंत्री के कहने के अनुसार चले, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस धूर्त की तो दुकान ही बंद हो जानी है। तो उसने राजा को बड़ी समझदारी से, बड़ी गंभीरता से ये सब बताने की कोशिश की, बड़ी होशियारी से वो चीज़ों को बता रहा है कि महाराज, ये लोग आपको परेशान कर देंगे, आप राज्य का कोई सुख नहीं उठा पाएंगे। आपको भाग्य से राज्य मिला है, संपत्ति मिली है, युवावस्था मिली है, तो आप इनका उपभोग करें, सुखोपभोग करें, आनंद लें, न कि इन उसके मुताबिक इन धूर्तों के कहने में आ करके अपना समय नष्ट करें राजनीति शास्त्र इत्यादि पढ़ने में। तो पहले तो उसने बताया कि राजनीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ाया जाता है, फिर ये बताया कि उसका संक्षेप भी करेंगे, तो चौथा हिस्सा तो ज़रूर पढ़ाएंगे, दंड नीति, और उसका भी संक्षेप 6000 श्लोकों में चाणक्य ने किया हुआ है। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने किया हुआ है, विष्णुगुप्त ने, आचार्य विष्णुगुप्त ने उसका भी संक्षेप किया है। और वो व्यंग में कहता है कि वो संक्षेप भी 6000 श्लोकों में है। भाव ये है कि वो इतना डरा देना चाहता है राजा को कि वो हिम्मत ना कर सके। फिर 6000 श्लोकों को पढ़ने भर से गति नहीं है, उनको पढ़ने के बाद भी बाकी आपको अन्य शास्त्रों को भी तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, कारण कि शास्त्र शास्त्र से संबद्ध होता है, प्रत्येक शास्त्र दूसरे शास्त्र से संबद्ध होता है। और जब तक सभी शास्त्रों को न पढ़ लिया जाए तब तक तथ्य का ज्ञान सम्यक तरीके से नहीं हो सकता। तो इन सब को पढ़ने में ही उम्र निकल जाएगी महाराज, आप सुखोपभोग तो कर ही नहीं पाएंगे। आगे कहता है कि भवतु कालेन बहुना अल्पेन वा तदर्थाधिगति। भवतु, अच्छा चलिए ठीक है, कालेन बहुना अल्पेन वा, चलिए ज़्यादा समय लग जाए या कम समय लग जाए, इस बात को छोड़ भी दें और ये मान लें कि चलो उसके अर्थ समझ में आ गए, आपने दंड नीति को भली प्रकार से समझ लिया। तब क्या होगा? अधिगत शास्त्रेण च आदौ एव पुत्रदारम अपि न विश्वास्यम। अगर शास्त्र का अधिगत कर लिया, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहला काम तो ये होगा, यानी पहली शिक्षा तो शास्त्रों की ये होगी कि पुत्र और पत्नी पर भी विश्वास नहीं करना है। अब जब पुत्र और पत्नी पर ही विश्वास नहीं करना है तो काम काफ़ी कठिन हो जाता है। आप पुत्र और पत्नी पर भी शक की नज़र रखेंगे कि वो आपके साथ कोई धोखेबाजी कर सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, आपकी हत्या कर या करवा सकते हैं, तो जीना कितना कठिन हो जाएगा। च आदौ एव पुत्र दारमपि न विश्वास्यम। राजनीति के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि राजनीति का पहला सिद्धांत है कि सबसे निकटस्थ व्यक्ति से सावधान रहो। विश्वस्तम ना विश्वसेत, अविश्वस्तम ना विश्वसेत, विश्वस्तम नाति विश्वसेत। जो अविश्वस्त है उस पर तो विश्वास ना करें, लेकिन जो विश्वस्त है उस पर ना अति विश्वसेत, उस पर अति विश्वास ना करें। एक मजाक आता है
कि एक बड़े राजनेता के पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे भी तो राजनीति सिखा दीजिए, आपके बाद तो मुझे ही संभालना है। पिता टालता रहा। एक दिन बच्चे ने जिद करी और उसने कहा कि नहीं, आज तो मुझे आप सिखाइए, कम से कम पहला पाठ तो सिखाइए। पिता ने कहा ठीक है। वो उसको लेकर के गया और उसने उसको फर्स्ट फ्लोर पर से कूदने के लिए कहा और कहा कि तू कूद जा बेटा, मैं तुझे कैच कर लूँगा, तुझे पकड़ लूँगा। बेटे ने बाप का भरोसा किया और उसने छलांग लगा दी। बाप ने उसको कैच नहीं किया, उसको गिरने दिया, उसकी टांग टूटी, प्लास्टर बंधा, हॉस्पिटल में था। जब उसने कहा कि पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने कहा बेटा ये राजनीति का पहला पाठ है, अपने बाप पर भी विश्वास मत करो। तो ये जो मजाक हम सुनते हैं उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई हम यहाँ देख रहे हैं। अधिगत शास्त्रेण च आदौ एव पुत्रदारम अपि न विश्वास्यम। शास्त्रों को पढ़ लिया तो सबसे पहले क्या होगा, पुत्र और दार का भी विश्वास नहीं करना है। पुत्र दार यानी पत्नी का भी। आत्मकुक्षेरपि कृते तंडुलैः इयद्भि इयान ओदनः संपद्यते। इयदोदनस्य पाकाय एतावद ईंधनम पर्याप्तम इति मानोन्मानपूर्वकम देयम। अब सारे आपको नियम कायदे पढ़ने पड़ेंगे, सारी गणित लगानी पड़ेगी। अपने पेट के लिए भी आप दुनिया भर के नाप तौल करेंगे, इतने चावलों से इतना भात पक जाता है, या इतना चावल पकाने के लिए इतना ईंधन पर्याप्त है। इस तरह से आप मानोन्मान पूर्वकम, मान यानी परिमाण, उन्मान यानी तोलना, तो माप तोल करके आप देने लग जाएंगे। यानी आप सुकून से पेट भर अपने पेट खाने के लिए भी आप कंजूसी और गणित लगाने लग जाएंगे। उसका कहना है कि फिर राजा होने का सुख क्या। उत्थितम तेन च राज्ञा, सुबह उठते ही क्षालित आक्षालिते मुखे, मुंह धोए या बिना धोए मुख से, मुष्टिम अर्धमुष्टिम व अभ्यंतरीकृत्य, एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी भोजन अनाज अभ्यंतरीकृत्य भीतर डालकर। खाने का समय नहीं है, इतना समय नहीं होगा कि आप मुंह धो करके स्नान ध्यान इत्यादि करके आराम से सुकून से भोजन कर सके। नहीं, उठते ही कभी मुंह धो करके, कभी बिना मुंह धोए, कभी एक मुट्ठी तो कभी आधी मुट्ठी, जैसे तैसे पेट के भीतर उतार लेंगे। और उसके बाद क्या करने हैं, कृत्स्नम आय व्यय जातम अहनः प्रथमे अष्टमे वा भागे श्रोतव्यम। कृत्स्न यानी संपूर्ण आय व्यय के, जातम यानी विवरण को, अहनः प्रथमे दिन के प्रथम या अष्टमे भाग में श्रोतव्यम सुनना होगा। राजकोष का विवरण, खजाने का विवरण, क्या आय हुई और क्या व्यय हुआ, क्या आय होगी और कितना व्यय होगा, इस सब का हिसाब किताब चाणक्य ने बताया है कि प्रथम या आठवें पहर राजा इस पर विचार करे। आज भी कहा जाता है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करना चाहिए। शृण्वत एवास्य द्विगुणम अपहरन्ति ते अध्यक्ष धूर्ताः। और जब तक वो इन सब को सुन रहा होगा, आय और व्यय का हिसाब जब तक सुन रहा होगा, उसके सुनते सुनते में तो ये जो धूर्त अध्यक्ष हैं, इसका 2 गुना तो वो अपहरन्ति चुरा लेंगे, इसका 2 गुना तो वो उत्कोच के रूप में, घूस के रूप में, यानी राज्य का जो बजट होगा उससे 2 गुना तो वो खा लेंगे। चाणक्योपदिष्टान आहरणोपायान सहस्त्रधा आत्मबुद्ध्यैव ते विकल्पयितारः। वो लोग कैसे हैं, चाणक्य के द्वारा उपदिष्ट आहरणोपाय। कितने आहरणोपाय, 40 प्रकार के आहरणोपाय। चाणक्य ने धन के आहरण के 40 प्रकार के उपाय बताए हैं। सरकार या राज्य धन उगाही कैसे करे, राज्य का खजाना कैसे भरे, इसके लिए 40 उपाय बताए गए हैं। आज भी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है, DDO जिसको कहते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी, जो धन का आहरण करे, ले और वितरण करे।
तो आमतौर पर संस्थाध्यक्ष होता है डीडीओ, जो आहरण करता है ट्रेजरी से, राजकोष से, और उसके बाद सभी कर्मचारियों को वेतन के रूप में बांटता है। तो आहरण और वितरण दो मुख्य कार्य होते हैं अर्थशास्त्र में। कह रहे हैं कि चाणक्य ने तो सिर्फ 40 उपाय बताए हैं आहरण के, लेकिन आहरण यानी चुराना भी होता है, हरण करना। लेकिन ये जो धूर्त हैं वो अपनी बुद्धि से उसको हजारों तरह का बना लेते हैं। चाणक्य भी नहीं सोच सके कि कितने प्रकार के आहरण के यानी चोरी करने के उपाय हो सकते हैं, जितने ये भ्रष्ट कर्मचारी सोच लेते हैं। इसी से पता चलता है कि राज्य व्यवस्था उस जमाने में भी कितनी भ्रष्ट रही होगी। राज्य व्यवस्था के भ्रष्ट होने का हम उदाहरण देखते हैं। बच्चों देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो राजनीति का सम्यक चिंतन है। हर किसी के बस का नहीं है कि वह चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ सके, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसको पश्चिम जगत में बहुत सम्मान मिला है। दंड नीति यानी राजनीति पर बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, और उसमें राजनीति से संबंधित सारे नियम बताए गए हैं। ये धूर्त कुमार भद्र जो है, विहार भद्र, इसी बहाने से राजाओं के कष्ट का वर्णन करता है। हम शाकुंतलम में एक दफ़े पाते हैं कि औत्सुक्य मात्र मवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव। प्रतिष्ठा केवल औत्सुक्य मात्र को समाप्त कर देती है। आपके मन में जो उत्सुकता होती है कि अगर कलेक्टर बन गए तो कितना मज़ा आएगा, कैसा फील होगा, एसपी बन गए, अमुक ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लोग कितना सम्मान देंगे, कितना रुतबा होगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, कैसी गाड़ी मिलेगी, एक उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा का शमन हो जाता है बस। औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है केवल औत्सुक्य मात्र को समाप्त कर देती है। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव। किंतु अब जो लब्ध है, जो प्राप्त हो गया है, जो जिम्मेदारी प्राप्त हो गई है, उसके परिपालन की वृत्ति, उसको एग्जीक्यूट करने की, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का जो कार्य है वो क्या करता है? परिपालन वृत्तिरेव क्लिश्नाति, कष्ट पहुंचाता है। वो सुखकर कार्य नहीं है, उसमें कष्ट होता है। आप राजा बन गए, आप कलेक्टर बन गए, आप शहर के पुलिस कप्तान बन गए, आप किसी भी बड़े पद पर हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो थोड़ी देर की जिज्ञासा रहती है, थोड़ी देर का ग्लैमर होता है। उसके बाद उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में व्यक्ति पिस कर रह जाता है। उसने जितना सोचा होता है उतना मज़ा अब आता नहीं है, थोड़ी देर ही मज़ा आता है। तो ये बता रहे हैं कि राजा के लिए इतना आसान नहीं हुआ करता था सब कुछ। राजा को कष्ट उठाने पड़ते थे। राजा की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा है, इसमें व्यंग्य कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा अतिशय करके थोड़ा सा वो इस ढंग से चीज़ों को मोल्ड कर रहा है कि ये लगे कि राजा उस ओर न प्रेरित हो। जैसे आप देखेंगे कि वो कहता है कि केवल 6000 श्लोक हैं और केवल 6000 श्लोकों के पढ़ने से भी गुजारा नहीं होगा, आपको बाकी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, शास्त्र से संबद्ध होते हैं। लेकिन थोड़ी अतिशयोक्ति के साथ वो कह तो सही रहा है। राजा की मजबूरी है कि वो पत्नी और पुत्र पर भी भरोसा नहीं कर सकता। राज्य का लोभ इतना बड़ा होता है कि हम इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पाते हैं जब पत्नी ने या विशेष करके पुत्रों ने पिता की हत्या करवा दी हो, या पुत्र दुश्मन से मिल गए हों। और इस पर तो एक फिल्म भी बनी है, मुगले आज़म, हम देखते हैं अकबर और सलीम की बगावत। एक कनीज़ के लिए, एक दासी के लिए वो बगावत कर देता है। बेचारा अपने पेट के लिए भी नाप जोक करके ईंधन और चावल देता है कि इतने चावल से इतना भात बनता है और इतनी लकड़ी, इतना ईंधन पर्याप्त है इतने चावल को पकाने के लिए, नाप तोल करके। सुबह उठते ही उसको टाइम नहीं है, उसको आय व्यय का हिसाब विवरण सुनना है, जानना है।
तो कभी मुँह धोने का समय मिला तो ठीक है, न बिना मुँह धोए, मुट्ठी आधी मुट्ठी अन्न भीतर उतार करके। इनको शाब्दिक अर्थों पर मत जाइए, लेकिन इनका जो भावार्थ है वो इसी प्रकार से है कि राजा का जीवन इतना आसान नहीं है, कितना कष्टकारी है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में हम थोड़ा सा देखते हैं राजा के कष्टों को और राजा के बड़प्पन को, राजा के सम्मान को। यहाँ पर भी राजनीति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और उस समय व्याप्त भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार कोई आज का खेल नहीं है। हम सीधे से कह देते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने या मुग़लों के समय आया, मुझे ऐसा नहीं लगता। भ्रष्टाचार लगता है किसी विशेष मानव की परिस्थितियाँ होती हैं, जलवायु से प्रभावित होते हैं, और कम से कम इस देश में एक लंबे समय से रहा है। अन्यथा कौटिल्य को ये सब बातें लिखने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी, या दंडी को ये सब बातें लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ रही थी। दंडी उस समय के बेहद बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो हम राजनीति के इन सिद्धांतों को पढ़ने का आनंद लेंगे। धन्यवाद बच्चों। शेष अगले भाग में।